बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स विद नदीम बड्डी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल। आज का हमारा अहम मौजू है FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का तरीकाकार और ये कब बना और इसका अवाम से टैक्स कलेक्शन करने का क्या तरीकाकार है। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद नदीम भट्टी जो कि 20 साल से इकानमी और इकानमी अफेयर पर लिख रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है और इसकी तश्कील कब हुई। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो टैक्स कलेक्शन पूरे पाकिस्तान से बोर्ड के तहत टैक्स कलेक्शन आम आवाम के कारोबार से, बल्कि पूरे मुल्क में जितने कारोबार या तफसीलात अहम काम हो रहे हैं उसमें टैक्स के नफाज के बाद जो टैक्स कलेक्शन करता है उसको हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 22 अक्टूबर 1999 को वज़ारत खजाना के बतहत रेवेन्यू डिवीजन में शामिल किया गया और FBR एक्ट 2007 के नफाज के बाद जुलाई 2007 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम तब्दील करके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रखा गया, जिसका अहम मकसद पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों से हर मूवमेंट, हर कारोबार, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डेवलपमेंट और इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के ऊपर टैक्स मुनासिब तरीके से टैक्स कलेक्शन करके पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा अपने खर्चों के ऊपर चलाने का ऑब्जेक्टिव बनाना था, मासवाई से कि इसको किसी IMF या किसी बैरूनी ऐसी कंपनी से पैसे उधार लेके मुल्क चलाया जाए। जी बट सर, ये देखिए किसी भी मुल्क के लिए टैक्स कलेक्शन क्यों जरूरी है? डॉक्टर साहब, बड़ी सी बात आपने की। टैक्स कलेक्शन देखिए, एक मुल्क को चलाने के लिए या तो मुल्क की हम इंपोर्ट पॉलिसी को देखेंगे या उसकी एक्सपोर्ट पॉलिसी को देखेंगे, या तो जैसे हम कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। एग्रीकल्चर 77% होने के बावजूद हमारे पास इंपोर्ट पॉलिसी के तहत उसके बीज, उसके ऑयल, उसकी मुख्तलिफ चीजें, खासतौर पे फ्यूलिंग की बात करें जो तो ट्रैक्टर में या काश्तकारी में जरूरी समझी जाती हैं, या उनका काम उसमें ज्यादा होता है। इनकी डेवलपमेंट के बाद, इनको इम्पोज करने के बाद ये जब महंगी हो जाती हैं तो इसके साथ ये ऑब्वियसली हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम एक्सपोर्ट टैक्स लगता है। एक्सपोर्ट टैक्स जो है, उस टैक्स की कलेक्शन के बाद पाकिस्तान के मामला को चलाने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इस अहम काम को सर अंजाम देने के लिए मखूज किया गया। बट सर, ये बताइए कि टैक्स की कैटेगरी क्या क्या है? सेल टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है? जी थैंक यू डॉक्टर साहब। सेल्स टैक्स आप किसी भी इंडस्ट्री की चीज को या किसी भी कारोबार या किसी भी एक कारखाने की चीज को अगर आप सेल करते हैं, उसको उसके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है वो उसका सेल्स टैक्स है। अब इस सेल्स टैक्स को 17 से तकरीबन 21% की एवरेज से जब सेल्स टैक्स लगाया जाता है तो वो जो टैक्स कलेक्शन है वो गवर्नमेंट जो वसूल करती है उसको सेल्स टैक्स कहा जाता है। और जो दूसरा टैक्स है विद होल्डिंग टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स का डॉक्टर साहब इसका कंसेप्ट ये है कि आप आम मामलात में, आम कारोबार जिंदगी में, आम मामलात में जो भी चीज खरीद रहे हैं, चाहे वो शॉपिंग कर रहे हैं या फोन का बिल दे रहे हैं, या फोन बिल के ऊपर अगर फोन की बात की जाए, अगर फोन का बिल सालाना तौर पर 8,000 रुपए, अगर आप इस चीज को, उसके ऊपर जो टैक्स है वो तकरीबन 880 रुपए इसका टैक्स है। इस टैक्स की कलेक्शन अगर आप विद होल्डिंग टैक्स की सेंस से करते हैं तो साल के आखिर में अगर आप अपना गोशवारा जमा कराते वक्त तफसीलात जब आप FBR के पोर्टल पे जब सबमिट करते हैं तो आपको ये टैक्स विद होल्डिंग टैक्स, जिसको एडवांस टैक्स कहा जाता है, वो आपको वापस भी हो जाता है। इनकम टैक्स गोशवारा में सालाना तौर पे एक फाइनेंशियल जो ईयर है जो जुलाई से स्टार्ट होकर जून में क्लोज होता है, उसमें एक पूरे साल में आप जो डेवलपमेंट करते हैं, जो कारोबार करते हैं, हुकूमत का मुकर्रर करदा 2 से 4.5% तक जो टैक्स है वो इनकम टैक्स की मद में मर्ज होता है। और जो विद होल्डिंग टैक्स, जिसको आप एडवांस टैक्स किसी चीज की खरीदारी पे कर चुके होते हैं, चाहे आप गाड़ी की मोटर ट्रांसपोर्टेशन में, फ्यूलिंग में, या अगर आप मोटर डाइवर्शन करते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन को डाइवर्शन करते हैं, तो उस पैसों को आप कन्वर्ट करके इनकम टैक्स की गोशवारा में अगर मर्ज करते हैं तो वो पैसे भी आपको वापस मिल सकते हैं। और सर, पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी क्यों नहीं है या इसका निफाज क्यों नहीं है? डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया कि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी क्यों नहीं है।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है, पाकिस्तान में अन एजुकेशन होने की वजह से लोग टैक्स की मामलात को, टैक्स की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। देखिए, अगर हमारा वतन पाकिस्तान, वतन अजीज पाकिस्तान को चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमने इसी सिलसिले में इसी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम अपने टैक्स के जरिए इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इतने, अब हेल्थ का डिपार्टमेंट है, अब मुख्तलिफ यहाँ के डिपार्टमेंट हैं जिनको चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत है। उसके लिए हमें IMF से या किसी ऐसी बड़ी एजेंसी से हमें फंडिंग करनी पड़ती है, जिससे ये फंड लेके कि हमें हमारे ऊपर टैक्स की रेशो और हमारे ऊपर परसेंटेज बढ़ जाती है, जिससे हम मकरूज हो जाते हैं। वीवर जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको बताते चले कि आज का हमारा बड़ा अहम मौजूद है कि FBR क्या है। तो भट्ट साहब ये बताइएगा कि जो बड़े टैक्स गुजार हैं वो टैक्स पूरा क्यों नहीं देते? देखिए, इस सिलसिले में सीधी सी बात है, जो अपनी प्रोडक्शन एनहांस करता है वो कोशिश करनी चाहिए कि वो पूरे से पूरा गवर्नमेंट को टैक्स दे। लेकिन लालच एक का घड़ा भरने के लिए लालच की एक ऐसा तमा है कि वो चाहता है कि मैं कम से कम अंडर इनवाइस कर लूँ, अगर इंपोर्ट करूँ तो उसको अंडर इनवाइस करूँ, और अगर इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो उसको ओवर इनवाइस करूँ, तो जिसका फायदा वो अपने खातों में लेके वो विद होल्डिंग टैक्स या विद रिबेट टैक्स में डाइवर्शन लेता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि POS पॉइंट ऑफ सेल टैक्स क्या है? डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छा एक पॉइंट ऑफ सेल्स FBR ने बहुत ही अच्छा कारआमद सिलसिला ये शुरू किया था। पॉइंट ऑफ सेल इस पे मखसूस कर दिया गया था कि जो तजारती मराकज हैं या कोई ऐसी दुकान जिसका साइज बड़ा है, जो AC भी यूज करती है और अच्छे ब्रांडेड कपड़े बेचती है या ब्रांडेड चीज या ब्रांडेड हाउस होल्डिंग चीजें बेचती है, उसके ऊपर पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि पॉइंट ऑफ सेल्स जो आपके बिलिंग सेक्शन या बिलिंग की जो कॉपी है या बिलिंग का कंप्यूटर है उससे मुंसलिक कर दिया जाए। और जब भी आप जो सेल्स टैक्स है अगर कस्टमर से वसूल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके पोर्टल, आपके गोशवारे जो जिससे आप सेल्स टैक्स से रजिस्टर्ड है उसकी तरफ पहुंच जाए और फौरी तौर पे टैक्स कलेक्शन को, जिसका नाम POS पॉइंट ऑफ सेल्स रखा गया था, ये बड़ी कुछ अच्छे तरीके से यही काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये FBR की बड़ी अप्रिशिएटेबल एक एक्टिविटी थी कि जो पॉइंट ऑफ सेल के तहत उन्होंने अरबों रुपए टैक्स, बहुत ज्यादा पिछले सालों में बहुत ज्यादा टैक्स करके एक रिकॉर्ड कायम किया। बट साहब, हमारे व्यूअर को ये भी बताते चले कि टैक्स कलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, टैक्स कलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे मुल्क में अगर 24 करोड़ की आबादी है, इसमें तकरीबन 28% लोग, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो कुछ पढ़े लिखे हैं तो बाकी जो 77% पढ़े लिखे नहीं है, जो मैट्रिक से अंडर मैट्रिक हैं, वो इस टैक्स की इंपॉर्टेंस को समझते नहीं। उनको उनकी बहाली, उनकी बेहतरी, उनको हेल्थ डिपार्टमेंट या उनको एक वेलफेयर स्टेट की जो एक्टिविटीज हैं उनके मामला को फराहम करने के लिए हमें टैक्स लेना पड़ता है। जितनी इंडस्ट्री हमारी अच्छी होगी उतना हम टैक्स वसूल करके इन लोगों को पाल सकेंगे। बट साहब, क्या VIP कल्चर का निफाज पाकिस्तान में होना चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात की आपने डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसकी पैदावार में हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारे वजीर खजाना इसहाक डार साहब और इसके साथ साथ बड़े लीडरान जिनमें इफ्तिखार मलिक साहब का नाम लेना भी मैं समझता हूँ, उन्होंने पाकिस्तान में टैक्स गुजार और टैक्स गुजार लोगों की बेहतरी के लिए ज्यादा से ज्यादा चैम्बर से लेकर फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर तक जो खिदमात दी हैं, बेशक इस खिदमात में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। मैं समझता हूँ कि ये एक सिंबल है कि बाकी लीडरों को, बाकी ग्रुप्स के लोगों को इनको फॉलो करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टैक्स देके खास तौर पे ताजर और तजारती लोगों और इंडस्ट्री के लिए ज्यादा से ज्यादा FBR के साथ मामला तय करके ज्यादा से ज्यादा उनके फवायद और उनकी बेहतरी के लिए काम करने चाहिए। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने अब टेम्पर करके ये ऑब्जर्वेशन की कि हमने FBR के साथ मामला तय करके कि हमने FBR को कन्विंस करके एक दुकान और एक दुकान को टैक्स से फ्री करार दिया। तो मैं समझता हूं कि ये लोगों ने सिर्फ अपने नाम पे टेम्परिंग की। ये क्रेडिट सिर्फ इफ्तिखार मलिक साहब को जाता है कि जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर और तारिक सईद साहब जो इस वक्त दुनिया में तो मौजूद नहीं है लेकिन उनका भी जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि उन्होंने इफ्तिखार मलिक साहब साथ मिलकर जितना अहम काम इसको ऑब्जर्व करके एक दुकान और एक मकान को टैक्स फ्री जोन बनाने के लिए जो काम किया,
بے شک بہت سے لوگوں نے اس کو ٹیمپر کر کے اپنے نام لگوانے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں یہ سخت زیادتی ہے. جس لیڈر, جس بزنس کمیونٹی کے لیڈر نے یہ کام کیا ہے وہ کریڈٹ اس کو ملنا چاہیے. حالیہ حالات میں بے شک یہ اس چیز کو اوبیسلی یہ چیز بھی تقریباً پچھلے 10 سال سے 12 سال پرانی ہو چکی ہے کہ لوگوں نے ابھی تک 12 سال سے فیڈریشن پاکستان چیمبر سے بورڈ آف ریونیو سے انجوائے کیا اس چیز کو, ایک دکان اور ایک مکان کو فری انجوائے کیا وداؤٹ ٹیکس. لیکن اب جو اپ کمنگ ڈاکٹر صاحب جو پالیسیز آ رہی ہیں اس میں ایک دکان ہے, اس کی بل کی تفصیل اور ان کی ایکٹیویٹیز کو آبزرو کر کے ان کو بھی ایک فکس ٹیکس لگانے کی تجویز پہ کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکس اگر لگتا ہے تو پاکستان کے عام انسان کو, عام دکاندار کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹیکس ہے, جو ٹیکس ہی ہوگا تو ملک چلے گا, ملک چلے گا تو ہم ہیں تو ہمارا پاکستان ہے, اگر پاکستان ہے تو ہماری شناخت ہے. نہیں تو اگر ہمیشہ کی طرح اگر ہم نے IMF سے ہی فنڈز لے کے پاکستان کو چلانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ہمیشہ کی طرح جس طرح سیاسی پارٹیاں موومنٹ کر کے چلی جاتی ہیں, جو ٹیکس دینے رہ جاتے ہیں وہ عوام کو دینے پڑتے ہیں. ان تفصیلات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیکس ہیں اگر ہم پے کریں گے تو ہم اپنے پاکستان کو اپنے بل بوتے پہ چلانے کے ہمکنار ہو سکتے ہیں. جی ناظرین, ابھی آپ دیکھ رہے تھے کرنٹ افیئر ود ندیم بٹی, جس میں یقیناً آپ کو FBR کے متعلق تمام جو حقائق ہیں اور FBR کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, ندیم بٹی صاحب نے بڑے آسان الفاظ میں آپ کو بتایا. اور ناظرین آپ کو میں کہتا چلوں کہ FBR کے متعلق کوئی بھی آپ سوال کرنا چاہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیے گا, ندیم بٹی صاحب آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے. جی ناظرین, ہر منڈے کو شام 7 بجے ہمارا پروگرام کرنٹ افیئر ود ندیم بٹی کے ساتھ یہ لگتا ہے. آپ اس میں بتائیے گا کہ آئندہ ہمارا موضوع کیا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ